नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनको कथित शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया था। आज उनकी ईडी कस्टडी खत्म होने के बाद उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिमांड खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड और नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कि बाद में हो सकता है कि हमें इनसे पूछताछ की आवश्यकता पड़े, तब हम इनको रिमांड पर लेंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अब तक केजरीवाल के डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए गए। कोर्ट ने जेल भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की जो कैदी वैन होती है उसमें लेकर जाया गया। मेरे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब 15 दिन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना होगा। उनको आज जब लेके जाया गया, क्या क्या वहां पर होगा, कहां पर उन्हें रखा जाएगा, ये सारी क्या जानकारियां हैं, उसके बारे में फिर बात करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के और ने क्या क्या बातें कही? देखिए, ताज़ा अपडेट तो ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं। अगले 2 मिनट के अंदर वो तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे और जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं वो उनकी जेल वैन को एस्कॉर्ट कर रही हैं। करीब 3:30 बजे वो राउज एवेन्यू कोर्ट के लॉकअप से निकले थे। उनको एक आम आरोपी की तरह जेल वैन में रखा गया था और जेल वैन के साथ में दिल्ली पुलिस की कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं जो कि उनको एस्कॉर्ट कर रही हैं। तो अगले 2 मिनट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तिहाड़ जेल पहुँच जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। आज सुबह तिहाड़ के डीजी ने एक मीटिंग ली है और मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि सुरक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। इस जेल में अभी तक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह थे, उनको जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से जेल के अंदर 24 घंटे अरविंद केजरीवाल की निगरानी होगी। डेली बेसिस पर उनकी मेडिकल जांच होगी, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर एक हॉस्पिटल है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं, तो उनकी मेडिकल जांच होगी और अगर कोई समस्या हुई तो वहां पर वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि उनको किताबें दी जाएं, उनको स्पेशल डाइट के लिए को कोर्ट अलाउ करे, कुछ बुक्स और दवाइयाँ उन्होंने मांगी थी, तो उसके लिए कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा तो मालूम चल पाएगा कि कोर्ट ने वो दवाइयाँ, वो किताबें क्या अलाउ की हैं या नहीं की हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक मैं तिहाड़ की बात करूँ तो तिहाड़ में आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले से जेल में बंद हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और तब के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जो कि जेल नंबर 1 में हैं, संजय सिंह जेल नंबर 5 में हैं, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में है। इसके अलावा के कविता जो कि शराब पॉलिसी में आरोपी हैं, वो महिला जेल नंबर 6 में है। तो इस तरह से शराब पॉलिसी में जो आरोपी हैं उनमें कई लोग पहले जेल में हैं। अब उन्हीं में एक और नाम जुड़ गया है अरविंद केजरीवाल का, जो कि जेल पहुंच गए हैं। जानकारी मिल रही कि जेल पहुंच चुके हैं वो, और उनको जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। जहां तक जेल के अंदर मुलाकात की बात करूं मैं, तो तिहाड़ जेल में पहुंचते ही तिहाड़ जेल प्रशासन हर एक आरोपी से 10 ऐसे नाम लेता है जो उससे मिलने वाले हैं, और वो नाम अरविंद केजरीवाल को देने होंगे कि उनसे कौन मिलने आएगा, और केवल वही लोग हफ्ते में 2 बार उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये जेल मैनुअल में है कि 2 बार हफ्ते में जो कैदी होता है या जो आरोपी होता है, जो अंडर ट्रायल होता है, उससे हफ्ते में 2 बार कोई भी मुलाकात कर सकता है जिसके नाम वहाँ पर दिए गए हों। तो ये जेल प्रोसीजर है। बाकी जो जेल में जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से सुबह उठना होता है, अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, प्रार्थना होती है जेल के अंदर, खाने का टाइम है, टहलने का टाइम है, फिर वो सेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसका टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो जेल में मैनुअल में हैं उस हिसाब से होती हैं। तो 15 अप्रैल तक जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको तिहाड़ जेल रहना होगा। इस बीच हो सकता है कि उनके वकील उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो उसको मूव करें। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल और है कि जो सीबीआई है वो भी अगले कुछ दिन में कोर्ट जाकर उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर सकती है, और हो सकता है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर सौंप दे, तो फिर एक लंबे टाइम तक उनको माफ़ करिए सीबीआई की रिमांड पर सौंप दे, तो एक लंबे टाइम तक उनको सीबीआई की रिमांड पर रहना होगा। तो ये सारा घटनाक्रम अगले कुछ दिनों में होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। उनको जेल नंबर 2 में रखा जाएगा और जेल नंबर 2 को सुरक्षा के लिहाज से चुना गया है। हालांकि इस जेल में अधिकतर कन्विक्टेड यानी कि दोषी कैदी होते हैं, दोषी
जिनको सजा हो जाती है, ऐसे कैदी होते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जेल नंबर 2 को चुना गया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिन, अगले कुछ समय तक रहने वाले हैं। मुकेश बने रहिए हमारे साथ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसकी मांग करते हुए जो कॉपी कोर्ट के सामने रखी, उसमें कई अहम बातें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कही हैं। इस रिमांड कॉपी में कहा गया है कि केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नायर से मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास पर रहकर आबकारी नीति बना रहा था। नायर के मुताबिक मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस से वो काम करता था। इस पर केजरीवाल ने कहा कि कैंप ऑफिस में कौन कौन काम करता है उन्हें सीधे तौर पर जानकारी नहीं रहती। विजय नायर आम आदमी पार्टी का मामूली वॉलंटियर नहीं बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। अरविंद केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जो उनके करीबी रिश्ते को दर्शाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपियों से 10 मीटिंग की डिटेल्स दिखाई गई। केजरीवाल से पूछा गया कि किसके कहने पर विजय नायर ने शराब कारोबारी और आरोपियों के साथ मीटिंग की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसी चलते मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अब ये खबरें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कानूनी तौर पर वकील कहेंगे कि कोई जो अक्यूज्ड है वो बाध्य नहीं होता सहयोग करने के, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ने वाली हैं। तिहाड़ जेल में और मुश्किल हो जाएगा मिलना, और मुश्किल हो जाएगा किस तरीके से गुफ्तगू करना। और जैसे जैसे हमने देखा है मनीष सिसोदिया और बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए एक बार अंदर गए तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, बाहर आना उनके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पहले तो ईडी ने जो रिमांड एप्लीकेशन दी है कोर्ट में, उस पर आम आदमी पार्टी ने जो खंडन दिया है उसके बारे में बता दूं। ये ईडी की तरफ से कहा गया कि विजय नायर, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो आम आदमी पार्टी ने इस पर यह कहा है कि ये आज का नहीं बल्कि विजय नायर का ही 1.5 साल पुराना बयान है जो उसने सीबीआई के सामने दिया था, जिसमें उसने खुद कहा था कि मैं मीडिया से जुड़े हुए काम करता था और मेरी जो रिपोर्टिंग होती थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हुआ करती थी। तो आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि जो 1.5 साल पहले बयान दिया हुआ है विजय नायर ने, जिस समय पर वो गिरफ्तार हुआ था, सीबीआई ने उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया था, तो ये सीबीआई आज ये वाला बयान क्यों उठा रही है? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये इसलिए किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल के बाद अब जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उसके खिलाफ जो है तैयारी की जाए। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी इशारा कर रही है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी आने वाले समय में हो सकता है पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उसके बाद कुछ और कार्रवाई हो, ऐसा आम आदमी पार्टी को आशंका है। दूसरी बात जो सबसे अहम हो गई है इस समय पर वो ये कि जब ईडी पूछताछ में अरविंद केजरीवाल थे तो उस समय पर अरविंद केजरीवाल से मिलना जुलना आसान हुआ करता था, लेकिन अब जब वो तिहाड़ जेल चले गए हैं तो अब मिलना उतना आसान नहीं है, बातचीत करनी भी उतनी आसान नहीं है। अब अभी तक जब मुलाकात होती थी तो उनसे जो भी मिलने जाता था, उनकी पत्नी जाती थी, उनके पीएस जाया करते थे, तो वो आमने सामने बैठ के बात कर सकते थे और जो ईडी के अधिकारी थे उनको कुछ दूरी पर रहने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अब जब कोई अगर जाएगा जेल में तो फिर बीच में जो है लोहे की सलाखें बीच में होती हैं और इतना फ्रीक्वेंटली आप जो है जितना आसानी से आप ईडी ऑफिस में जाके मिल लिया करते थे कस्टडी में, आप नहीं जा सकते हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जो जेल से सरकार चलानी वाली बात आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो वो आगे किस तरह से चलेगी। अब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि उनको धमकी दी जा रही है कि या तो आप बीजेपी में आ जाइए या फिर जो है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो आम आदमी पार्टी को यह आशंका हो रही है अब कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नाम पर, क्योंकि तिहाड़ जेल से कैसे शासन चलेगा, कहीं दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा दिया जाएगा। तो संभव है अब आने वाले कुछ दिनों में ये जो स्टोरी है ये राष्ट्रपति शासन वाली, ये जो है प्रबल हो, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ चले गए हैं, उस तरह का कंट्रोल अब शायद ना हो जैसे ईडी कस्टडी के दौरान या जिस तरह के आदेश उन्होंने ईडी कस्टडी के दौरान दिए वो तिहाड़ जेल जैसे दे पाएं या कैसे दे पाएंगे, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे।
राजनीतिक तौर पर सबसे मुश्किल दौर आम आदमी पार्टी के लिए उनके मुखिया, मेन स्ट्रेटेजिस्ट, मेन चेहरे अरविंद केजरीवाल एक्टिवली अब आम आदमी पार्टी के साथ कम से कम अभी खड़े नहीं हो सकते, बाध्य हैं। तिहाड़ जेल में रखा गया है और अगर देखा जाए तो देश के इतिहास में और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अगर देश का संविधान के हिसाब से भी बिल्कुल एक नई चीज सामने आ रही है, जिसमें एक मुख्यमंत्री, चुनावी मुख्यमंत्री को इस तरीके से जेल में डाला गया और उसके बाद प्रशासन, मुख्यमंत्री जो हैं बिना इस्तीफा दिए अभी भी सरकार को जेल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद, मुकेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर पहले मुकेश ने एक हमें रिपोर्ट भेजी थी जब ये पूरी कार्रवाई कोर्ट में चल रही थी, जरा वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। उनको जेल नंबर 2 में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से जेल नंबर 2 को चुना गया और जेल नंबर 2 में ही उनको रखा गया है। जेल नंबर 2 में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से अरविंद केजरीवाल की निगरानी हो रही है। डेली बेसिस पर उनकी मेडिकल जांच होगी। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले से तिहाड़ जेल में हैं, जिसमें से दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनको जेल नंबर 1 में रखा गया है। जेल नंबर 5 में संजय सिंह को रखा गया है। जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को रखा गया है। और जो बीआरएस की नेता हैं के कविता, जो कि शराब घोटाले में आरोपी हैं, उनको महिला जेल नंबर 6 में रखा गया है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के कई नेता तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, शराब घोटाले में आरोपी हैं और इस तरह से वो तिहाड़ जेल में हैं। तिहाड़ जेल में कुल 16 जेलें हैं, जिनमें से 18 से 20 हज़ार कैदी हैं और उन्हीं कैदियों में से, उन्हीं अंडर ट्रायल में से अरविंद केजरीवाल भी एक हो गए हैं, जो कि अब तिहाड़ में हैं। अगर मैं पूरी दिनचर्या की बात करूं कि तिहाड़ में जो अंडर ट्रायल्स होते हैं या जो कैदी होते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है। सुबह सूरज निकलते ही कैदियों को सेल और बैरक से बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह नाश्ते में करीब 6:30 बजे चाय और ब्रेड मिलता है। नहाने के बाद उनको अगर कोर्ट जाना हो या फिर मुलाकात करनी हो तो उसके लिए तैयार होना होता है। सुबह 10:30 और 11 के बीच में दाल, सब्जी, 5 रोटी, जिस कैदी को रोटी नहीं उसको चावल, ये खाने के लिए मिलते हैं। फिर दोपहर में 12 से 3 तक सेल में दोबारा बंद कर देते हैं। फिर 3 बजे कैदियों को सेल से बाहर निकालते हैं। फिर 3 से 3:30 बजे के बीच में चाय और बिस्किट देते हैं। फिर शाम 4 बजे करीब अगर कोई वकील मिलना चाहे तो वो मिल सकता है कैदियों से। फिर शाम 5:30 बजे रात का खाना देते हैं, जिसमें एक दाल, सब्जी, रोटी होती है। और इस तरह से शाम को 6 से 7 बजे के तक जब सूरज ढल जाए तो सभी कैदियों को सेल में दोबारा बंद कर देते हैं। जिसमें इसके अलावा जो सेल होती है उसमें कैदियों के मनोरंजन के लिए जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ होती है, वो अपने सेल के अंदर देख सकते हैं। वहाँ पर टीवी लगी होती है। अगर किसी कैदी को कोई शारीरिक दिक्कत है तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल है जेल के अंदर, जहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर होते हैं। इसके अलावा जो कैदी होते हैं, जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, उनकी मुलाकात का एक सिस्टम होता है। जब भी कोई जेल जाता है तो जेल प्रशासन 10 ऐसे लोगों के नाम लेता है जिनको अपने अंडर ट्रायल से या कैदी से मिलना होता है। तो वो नाम देने होते हैं और केवल वही लोग मिलने के लिए आ सकते हैं। मिलने के लिए हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती है, यानी कि किसी कैदी से या अंडर ट्रायल से हफ्ते में केवल 2 बार मिल सकते हैं। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल से भी नाम पूछे गए हैं कि उनसे मिलने कौन आएगा, और मुलाकात के लिए हफ्ते में 2 बार का समय मुकर्रर होता है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3,500 करोड़ रुपए की आयकर की मांग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 24 जुलाई को इस मामले की आगे सुनवाई होनी है। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि 1995-96 से अब तक 3,500 करोड़ रुपए का डिमांड हो रहा है, सब पर कार्रवाई ना हो। इस पर एसडी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव खत्म होने तक हम कोई जबरदस्ती कदम नहीं उठाएंगे। 3,500 करोड़ की मांग है, लेकिन हम अभी भी इसका जवाब दाखिल करना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। इस पर जरा थोड़ा और समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स के जो लगातार नोटिस उसको मिल रहे थे, अब उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, कोई दंडात्मक कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर कांग्रेस पार्टी पहुंची थी और कहा था कि किस तरीके से उनको लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए इनकम टैक्स द्वारा, और वो 1994-95 से लेकर अब तक करीब 3500 करोड़ से ज़्यादा की वसूली की मांग हो रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी नागरत्ना की बेंच में सुनवाई शुरू होते ही इनकम टैक्स की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे पहले सुनवाई शुरू हो वो कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने तय किया है 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया है, लेकिन चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए फिलहाल इनकम टैक्स जो है वो कोई भी कठोर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस की तरफ से आए थे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 1700 करोड़ का मामला नहीं है, बहुत सारे नोटिस उनके पास आए हैं और ये जो नोटिस हैं उनको अगर देखा जाए तो 3500 करोड़ से ज़्यादा की राशि बनती है जो वसूली के लिए इनकम टैक्स भेज रहा है उनको। ऐसे में सभी पर नो कोर्सिव होना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मामले की सुनवाई जुलाई में हो सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि क्या आप सारे जो मामले हैं, नोटिस हैं, उन पर उनकी कार्रवाई स्थगित करना चाहते हैं। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिया है कि वो अभी फ़िलहाल जो है चुनाव के बाद तक कोई भी कार्रवाई जो है इनकम टैक्स कांग्रेस पर नहीं करेगा किसी भी मामले में। यहाँ पर काफ़ी अहम है ये इस मोड़ पर, क्योंकि बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि इनकम टैक्स जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश है ताकि वो ढंग से चुनाव न लड़ पाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी राहत कांग्रेस को मिली है। हालांकि कानूनी जो लड़ाई है फ़िलहाल थम गई है, क्योंकि अभी इस मामले की सुनवाई जो है वो जुलाई में होगी। वो सुनवाई तो थम गई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। नई दिल्ली से एजे जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। विनीत गोयनका राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजाता पॉल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि बिल्कुल विधिवत कार्रवाई हो रही थी, तो फिर क्यों आज कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि देखिए हम कुछ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे? जी, आपको राम राम, को पैनलिस्ट को भी राम राम और सभी दर्शकों को राम राम। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने प्रोएक्टिवली कहा कि जिनका जो रोज का जो ये था एतराज जताना था कि भाई हम पर कार्रवाई जानबूझ इसलिए की जा रही कि हमारे पास इलेक्शन के वक्त पैसा नहीं रहे, उस एतराज को उन्होंने खत्म किया। और ये स्वागत योग्य कार्यक्रम है। देखिए कितना बड़ा दिल है उनका कि चोरी होने के बावजूद उन्हें कहा कि भाई आप अपने रिटर्न्स भरे, अपने जवाब को दे और आपके जवाब सुनने तक 3 महीने तक वो समय मिलेगा। तो मुझे लगता है उसका स्वागत योग्य है। नहीं, पर ये बड़े दिल से काम होता है या विधिवत कार्रवाई के तौर पर काम होता है? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि बिल्कुल कानून से काम कर रहे हैं, या फिर ये मान लिया जाए क्योंकि दबाव में है, लोगों को अब दिखाई पड़ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि देखिए चुनाव से पहले उनका पैसा जो है वो रोका जा रहा है, चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना रहे, उसके दबाव में परसेप्शन लोगों पर क्या जाएगा? जनता में यह बात ना चली जाए कि देखिए कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, इस वजह से कदम पीछे हटाए गए? नहीं, मुझे लगता है कि परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए काम करना कोई कोर्ट का या वहां के एसजी का कोई काम जरूरत नहीं होगा, या डिपार्टमेंट्स करते नहीं होंगे, और अगर करते होंगे तो मेरे पास जवाब नहीं होगा, वो तो डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन देंगे जरूर। हाँ, एक बात सच है कि कांग्रेस ने 7 साल से जो है अपना रिटर्न भरा नहीं था, वो बार बार अपना मुंह चुरा कर भाग रहे थे। उनको टैक्स भरना चाहिए, उन्हें रिटर्न्स भरना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई इतना जो कर है उन्हें क्यों नहीं भरा, क्यों आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरा, लोगों को ये अच्छा भी लगा कि देखिए सामने से जी ने कहा कि भाई उनको अगर चाहिए तो हम 3 महीने की मोहलत उनको दे सकते हैं और इलेक्शन के बाद में भर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग बात है। कर चोरी की बात है, सच बात है कि कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 7 साल तक रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल किए, बार बार नोटिस आने के बावजूद क्यों नहीं किए, और उनको ये पैसा कहां से मिला, कितना पैसा। 7 साल वालों का जवाब भी देना चाहिए, और जो 30 साल पुराने आ रहे हैं उनका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब तो कहीं तक भी ले जाया जा सकता है। इनकम टैक्स नोटिस किसी भी साल का भेज सकता है। सुजाता पॉल जी, स्वागत योग्य कदम है। आपको लगता है कि आपके प्रेशर में ऐसा हुआ है, या फिर आप भी मान रही हैं जैसे विनीत गोयनका कह रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा दिल है, आप लोगों ने कहा कि हमारा पैसा रोक लिया, उन्होंने कहा चलिए 3 महीने चुनाव लड़ लीजिए, उसके बाद आपसे हिसाब किताब कर लेंगे? आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से जो बातें निकल रही हैं वो साफ बता रही हैं कि कैसे वकीलों का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए। और इसमें जब प्रधानमंत्री का रोल आता है तो आपने देखा कि अभी
उन्होंने एक वक्तव्य दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर भी। तो ये इनकी मंशा दिखाता है और इनकी सोच भी दिखाता है कि ये बड़ा दिल दिखाकर नहीं, कानून के हिसाब से जो चीजें अगर माननीय न्यायालय करती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। उस पर इस तरह से सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि दिल बड़ा था इसलिए तुषार मेहता जी ने कहा कि कोई जबरदस्ती की कार्रवाई इस वक्त नहीं होगी। सच्चाई ये है कि हमारे को प्रताड़ित करने के लिए हमारे 135 करोड़ रुपए भी तो इन्होंने इस वक्त अटैच कर लिए है ना। तो वो 135 करोड़ रुपए ये हमें लौटाएंगे या उसके लिए छोटा और बड़े दिल की बात करेंगे? और माननीय न्यायालय जब कोई आदेश देता है और वहां पे खड़े होकर जब तुषार मेहता कोई जवाब देते हैं सरकार की तरफ से, तो वो किसी दबाव में दे रहे थे या दबाव बनाने के लिए दे रहे थे या बड़ा और छोटा दिल या माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए दे रहे थे? इनका जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये धमका सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विरोध करने वालों को पछताना पड़ेगा, तो वो तो खुद ही माननीय न्यायालय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जब माननीय न्यायालय का ये कहना है तो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। जी ठीक है, दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो विनीत गोयनका भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जाहिर सी बात है, जरूर ये बात है कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन वो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन नहीं है। और दूसरी बात मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो जो उन्होंने दूसरी बात कही कि देखिए हिसाब किताब तो देना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून से ऊपर हैं, आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा। बिल्कुल, और जो नियम कायदे होते हैं उसी के हिसाब से दिया जाना चाहिए अंकित जी। मगर पहली बात तो ये कि आप जो मुझे बता रहे हैं कि विनीत गोयनका किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो कई बार इनके साथ मैंने डिबेट की है पहले कई चैनलों पे, वहां पे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठते, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या नहीं हो। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आएंगे, तो मेरा काम था दर्शकों तक ये बात पहुंचाने का, और इसी वजह से मैंने आपको भी ये बात पहुंचाई। आप अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो राजनीतिक विश्लेषक है या उनका वो भाजपा के हैं। अब देखिए, सच्चाई ये है कि जब माननीय न्यायालय ने कोई बात कही है तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा था कि हमसे एक त्रुटि हुई कि हमसे देरी हो गई थी 45 दिन की अपने 2017-18 के रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। लेकिन जब आकलन किया जाता है कि किस नियम कायदे के तहत हमें जो नोटिस भेजा 1800 करोड़ का पहले और अब ये 1700 करोड़ का, तो उसमें ये साफ था कि जिनके नाम नहीं दिए गए, जिनके एड्रेसेस या जिनके नाम और एड्रेसेस नहीं है, उनका हमने जब लिस्ट दी थी उसके ऊपर हमारे को नोटिस इशू हुआ था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐसे नाम आए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही है ना। लेकिन ये क्यों नहीं किया गया, भारतीय जनता पार्टी को नोटिस सेम त्रुटि के लिए सेम नियम कायदे के तहत क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि साफ सत्ता में है विनीत जी, या आपसे मतलब मेरा बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी सत्ता में है तो उनको लगता है कि वो किसी भी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बाकी एजेंसीज को अपने हिसाब से कानूनों में रियायत देने के लिए मजबूर कर सकती हैं। क्योंकि कानून तो ये भी कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही कि आप 10 साल के बाद कोई भी जो पुराने इस तरीके के जो नोटिस होते हैं या उसको आप जांच नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने 94 करोड़ का 1993-94 का भी नोटिस भेजा हुआ है जो 30 साल पुराना है। तो क्या कहीं ना कहीं सेलेक्टिव तामझाम है कि जिसको जैसा ठीक लगे सत्ता में जो वो हो, कानून उसके हिसाब से ढल जाएंगे? नहीं अंकित जी, अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, भारत ने 3 दौर देखे हैं पूरे हिंदुस्तान ने जो है आजादी के बाद में। एक दौर देखा इंदिरा जी का, जब इमरजेंसी लागू गई थी और सारी संस्थानों को खत्म कर दिया गया था, यहाँ तक कि न्यायालयों को खत्म कर दिया गया था। उस दौरान इस तरह से होता था कि मनमानी होती थी, किसी का भी जब्ती की जाती थी, किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे, मीसा में डाल देते थे। ये वो दौर था जब इंदिरा जी थी। और दूसरा एक और दौर था जहाँ पे मनमोहन सिंह जी का दौर था, जब कोई काम नहीं होता, पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था। अब तीसरा दौर आया है, वो दौर है मोदी जी का दौर, जहाँ पे सबका साथ और सबका विकास होता है, सबके लिए न्याय समान होता है। कितना भी पावरफुल आदमी होगा उसके लिए न्याय समान है। अब उन्होंने चोरी की है, चोरी करने के कारण उनके ऊपर नोटिस तो जाएगी। अब जो नोटिस आएगी, सवाल का जवाब नहीं दिया। 93-94 30 साल पुराना है सर। जवाब दे रहा हूँ, धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए ना, मैंने इतना पूरा सुना, सुजाता जी को, आपको भी सुना, तो मैं धैर्य रखिए। ये तीसरा दौर है जहाँ पे सबका साथ और सबका विकास है। इंडिपेंडेंटली सारी एजेंसीज काम करी और जनता जो है इससे खुश है। इंडिपेंडेंट एजेंसी ने काम किया तो उन्होंने देखा कि भाई कांग्रेस जो है वो अपना पेपर नहीं भरती, टैक्स नहीं भरती है। अब वो आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर इस दिन क्यों नहीं भरा था, उस दिन का टैक्स क्यों नहीं भरा था। टैक्स उन्होंने नहीं भरा, चोरी की है, कर की,
उन्होंने कागज नहीं भरा है, उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। तो वो यहाँ वहां की बात न करते हुए ये बताया कि कारवा क्यों लूटा, कैसे लूटा और कितने लूटा, और क्यों उन्होंने जब टैक्स नहीं भरा था। ये सच है कि नहीं है? सर, अभी भी ये आपने प्रॉफिट मेरे टैक्स सवाल का चोरी जवाब होती नहीं दिया। आपने बताया कितनी इंडिपेंडेंट हैं एजेंसीज, अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन कानून इनकम टैक्स का ये कहता है 10 साल अगर पुराने जो इंडिपेंडेंट केसेस नहीं होते हैं होती, उसको इस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं वो होती, तो दोबारा पहले उसको नोटिस नहीं भेज भेजती। सकते। 30 साल इंडिपेंडेंट पुराने होती तो उस पहले पे नोटिस नहीं भेजी, और 93 इंडिपेंडेंट 94 को के तो भी ये नहीं नोटिस भेजे जा रहे हैं। कि 3 महीने चले दीजिए। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होती, अगर उनके जगह पे मेरा अगर ये होता, तो मैं कहता कि नहीं, आप रोकिए। मेरा तो खुद का व्यक्तिगत जो मत है वो तो ये तो होगा क्या कि रोकना विनीत जी चाहिए। यही लेकिन डर था कि इंडिपेंडेंस कम से कम कर रहे कोर्ट हैं। ये सवाल ना पूछ ले कि ये 93-94 तक के नोटिस कैसे भेज दिए गए, इसलिए आज कोर्ट में कह दिया कि न्यायालय चुनाव के पूछने बाद में, देख लेंगे। न्यायालय का पूछने में क्या है? न्यायालय के पूछने में क्या है? इमरजेंसी थोड़ी है इंदिरा जी की कि न्यायालय नहीं पूछ सकेंगे। वो तो इंदिरा जी के जमाने में था कि न्यायालय नहीं पूछ सकते थे। आज तो न्यायालय पूछता भी, और न्यायालय कायदे भी चेंज करता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी अपनी टिप्पणी देता है। वो तो केवल इंदिरा जी के पीरियड में था कि न्यायालय को कोई सर, अधिकार न्यायालय नहीं पे था। तो खैर ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। न्यायालय इंदिरा जी के independent है जमाने और में बोल भी न्यायालय सकते के ऊपर हैं। सवाल और उठाने का इस समय एक पे न्यायालय एजेंसी ने ही independent आदेश है। दिया था जब इंदिरा गांधी जी को का जो चुनाव था वो रद्द किया गया था। बस सुजाता पॉल जी फटाफट संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। विनीत जी कह रहे हैं देखिए जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बीजेपी का सिर्फ सीधा सीधा यही हिसाब है। अंकित जी, मेरा तो सिंपल एक सवाल था ना कि जिस नियम कायदे के तहत हमारे को नोटिस आया, उस नियम कायदे के तहत भाजपा को भी नोटिस आना चाहिए, और वो कई गुना ज्यादा है। हमारे को अगर 1800 का आया तो इनको तो 6000। आप बीच में बोल रहे, मैंने आपके बीच में बोला था एक बार भी, तो उसके लिए आपको 6000 गुना करोड़ करके से भी 100 ज्यादा का चाहिए। नोटिस इनको आपको आना गुना तो चाहिए था, करना है। बात खत्म वो करने नहीं दीजिए। आया। नहीं, आप बीच में जरूर बोलेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और मोदी जी सवाल उठाते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के इमरजेंसी थोड़ी है। ऊपर, जो कहा, इंदिरा जी हाँ, के तो आप जमाने का कौन सी इमरजेंसी थोड़ी है कि न्यायालय नहीं जी, कम चलेगा, से कम कायदे नियम नहीं कायदे चलेगा। के आप सुन हिसाब रहे थे, से चोरी करो शांति से कि वो सीधा जवाब चोरी दे करो रहे कि थे। अब उन्हें शांति से हिसाब अपनी बात दिखाएंगे। कहने दीजिए। उन्होंने आपको नहीं टोका, आप उन्हें भी मत टोकिए। सर, इतनी तो शालीनता हम रखेंगे। मुझे ये काम मेरा है टोकने का, सवाल मुझे पूछने दीजिए, उन्हें अपनी बात खत्म करने दीजिए। लेकिन वो आपने जवाब अपनी तो बात दो, रख मैंने दी चोरी सर। की है। इतना तो बता दे लोगों को कि कर चोरी अंकित की, जी, इतना तो इन्होंने बता दे। मेरे वो बात जवाब का दे रही जवाब हैं। नहीं दिया। आप अंकित जी, इन्होंने ना तो आपकी बात का जवाब दिया ना मेरी बात का जवाब दिया। और दूसरी जवाब बात, आप ये देंगे, जो चोरी करने वाला ये जवाब जो देगा कि साहूकार आपातकाल देगा? की क्या बात बात कर करेगा? रहे हैं, चोरी तो एक आप तो तो आप कर सब रहे चोरी हैं करेगा, क्योंकि जवाब आप हमसे पूछेंगे। तो ज्यादा बड़ी चोरी कर रहे भाई हैं, लेकिन आपके जनतंत्र के खिलाफ अंदर कार्रवाई नहीं साहूकार हो को रही है, जवाब देगा, पहली चलिए। बात। चोर देगा। दूसरी जिन्होंने बात, कर चलिए। जवाब देंगे घोषित मैडम। आपातकाल मेरे पास आज समय है, बिल्कुल खत्म और हो गया है। भारतीय जनता मैं आप पार्टी दोनों से विनती करूंगा कि एक एक करके अपनी बात आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विनीत जी, उन्होंने आपके उसमें नहीं टोका, आपको भी नहीं टोकना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे वहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई हम तो विधिवत जिसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करेंगे। अब ये बात जनता को और न्यायालय को तय करनी है कि क्या इसमें किसी ना किसी तरीके का सेलेक्टिव अप्रोच दिखाई पड़ रहा है। सुजाता जी, विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। जो शीर्ष अदालत ने आज रोक लगाने से कम मांग जो थी उनकी कि वहाँ पर पूजा अर्चना जो हो रही है व्यास जी के तहखाने में, उसको कम से कम नहीं माना है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यथास्थिति अभी बरकरार रहेगी, व्यास जी के तहखाने में पूजा चलती रहेगी। न्यायालय ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हिंदू पक्ष को जो इस मामले में अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। वाराणसी में ज्ञानवापी के तहखाने को लेकर जो मुस्लिम पक्ष यहाँ पहुँचा था कि पूजा जो शुरू हुई है वहाँ पर व्यास जी तहखाने में, उस पर रोक लगाई जाए, वो मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। हिंदू पक्ष की एक जीत हुई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है रोक लगाने की, उसे नामंजूर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की इस बेंच ने कहा है कि वहाँ पर आज की यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी जो हिंदू पक्ष तहखाने में पूजा करता है वो पूजा करती रहेगा, और जो मुस्लिम पक्ष मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो भी पढ़ते रहेंगे जिस तरीके से वो पहले पढ़ते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद कहा कि निचली अदालत के 17 जनवरी और फिर 31 जनवरी के जो फैसले के बाद वहाँ पर बिना रोक के, बिना किसी बाधा के मुस्लिम जो हैं वो नमाज भी पढ़ रहे हैं मस्जिद में, और तहखाने में हिंदू पक्ष जो है वो पूजा भी कर रहा है। तो ऐसे में इस मामले में यथास्थिति आज की बरकरार रहनी चाहिए, और इस यथास्थिति को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। और अब इस मामले में जो जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस मामले की
फाइनल अंतिम सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। यहाँ पर इस फैसले के बाद ये हुआ था कि जो सबसे पहले बनारस की जो निचली अदालत है, जिला अदालत, उसने व्यासदीता कहने में पूजा की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद 31 जनवरी को ही की रात को प्रशासन ने वहाँ पूजा की इजाज़त दे दी। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने उसे रोकने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने कहा कि बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे पीस बाय पीस टुकड़ों टुकड़ों में मस्जिद पर कब्जा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को उन्हें संरक्षण देना चाहिए। इस मामले में जो पूजा है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि 1993 से लेकर 2023 तक वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ तहखाने में कोई मंदिर या मूर्ति भी नहीं मिली है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दखल दे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को तो मंजूर किया है, फाइनल सुनवाई होगी, लेकिन यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है, यानी वहाँ पर पूजा भी होती रहेगी। जो दक्षिण दिशा में तहखाना है वहाँ से लोग जाएंगे, और उत्तरी दिशा में जैसा कि मैप दिखाया गया था सुप्रीम कोर्ट को, वहाँ से नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम पक्ष जा सकेंगे मस्जिद के भीतर। तो एक बड़ा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नई दिल्ली से एजे जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ डीएमके एक नए मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं, और वो मुद्दा है कचथीवू द्वीप का। दरअसल 1974 में भारत और श्रीलंका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जहां उन्होंने एक समुद्री सीमा खींची, और समुद्री सीमा खींचने में कचथीवू को सीमा जो है वो श्रीलंका के पक्ष में रखा गया। अब बीजेपी चुनाव से पहले इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। कांग्रेस ने अब इसके ऊपर आज बीजेपी की तरफ से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो भी हमलावर रहे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारा मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, और इसे हर भारतीय को नाराज जरूर होगा। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल उठाए और कहा कि 10 साल से मोदी सरकार इस पर क्या कर रही है, और साथ ही साथ काफी सारे पी चिदम्बरम ने भी इसके ऊपर बीजेपी के ऊपर हमला किया। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चाथीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चाथीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था, और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया, और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He writes, I attach no importance at all to this little island, and I would have no hesitation in giving up our claim to it.
I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. So, to Pandit Nehru, this was a little island. It had no importance. He saw it as a nuisance. Why are people bringing it up again and again in Parliament? तो क्या है ये आइलैंड, क्यों अब इसके ऊपर, इस द्वीप के ऊपर इतना हंगामा मचा हुआ है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये एक बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र में एक द्वीप है, कच्चातीवु द्वीप। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी, अरब सागर को जोड़ता है। ये द्वीप भारतीय तट से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत में रामेश्वरम के पास, श्रीलंका में जाफना के करीब ये द्वीप है। बीजेपी के अन्नामलाई ने आरटीआई दाखिल की थी और उन्होंने 5 दिन के अंदर उन्हें जवाब भी मिल गया। इंदिरा गांधी श्रीलंका की राष्ट्रपति के बीच में जो समझौता हुआ था 1974 में, इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को तोहफे में ये द्वीप दिया था। पहले कोलंबो में 26 जून 2074 को एक बैठक हुई, फिर दिल्ली में 28 जून 2074 को दूसरी बैठक हुई। बैठकों में श्रीलंका को कच्चातीवु द्वीप देने पर सहमति बनी। रिपोर्ट में कहा गया कि समझौते में कुछ शर्तें रखी गई थी। भारतीय मछुआरों को जाल सुखाने की मंजूरी, वहीं द्वीप पर बने सेंट एंटनी चर्च में बिना वीजा एंट्री, हर साल बड़ी तादाद में चर्च में प्रार्थना करने के लिए भारतीयों को जाने की इजाजत भी दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। उन्होंने स्थिति को समझाते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों और संदर्भों में इस द्वीप को लेकर तत्कालीन सरकार ने फैसले लिए थे, उन्हें अब नजरअंदाज कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि 10 साल से मोदी सरकार ने वापस लेने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में पहले ये मुद्दा उठाने ये दर्शाता है कि बीजेपी हताश है। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर एक पत्रकार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे ने रसूख, अपनी ताकत, सत्ता में होने के नशे के तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्रकार समेत 4 लोगों पर के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त मंत्री का बेटा नशे में था और उसने पत्रकार की बाइक को पहले पीछे से टक्कर मारी, विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी और उसे बचाने आए लोगों को भी पीटा। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करने पर 4 पुलिस वालों को मध्य प्रदेश सरकार ने इनाम के तौर पर सस्पेंड कर दिया है।